हाय। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सीएमए डेटा के अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना रहता है। बैंक आपसे लोन सैंक्शन करते टाइम पे सीएमए डेटा मांगती है और भी काफी चीजें मांगती है। प्रोविजनल बैलेंस शीट मांगती है, आपके 3 ईयर का डेटा मांगती है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह। आपका जो भी जिधर भी बैंक अकाउंट है वो सारा डिटेल मांगती है, आपका जीएसटी का रिटर्न मांगती है, आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह मांगती है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीएमए डेटा, क्योंकि सीएमए डेटा आपका ये बताएगा कि आपका पास्ट क्या कैसा था और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। सीएमए डेटा आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज बता देता है, तो जिससे बैंक को लोन सैंक्शन करने में बड़ा ही सुविधा हो जाती है। बैंक आपसे सीएमए डेटा बनवाती है और उसके अंदर ना आप देखोगे सारी बैलेंस शीट का ही डेटा होता है। जो पास्ट ईयर में आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट है उनका डेटा, या करंट ईयर का यदि आपका कंप्लीटेड नहीं हुआ है तो आपका एस्टिमेटेड डेटा जो अनऑडिटेड है, या फिर आपका जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्टेड डेटा रहेगा वो डेटा आपसे मांगती है। अराउंड 6 ईयर के आसपास आपका डेटा लेती है बैंक। इसके अंदर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक आपसे काफी रेशियो कैलकुलेट करवाती है सीएमए डेटा के अंदर। अब मैं आपको इन्हीं रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूं कि बैंक कौन कौन से तो रेशियो आपसे कैलकुलेट करवाती है और क्यों करवाती है, और कितना कितना रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए जिससे बैंक को वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करने में आपको बैंक को सुविधा लगे। बैंक आपका उन रेशियो के थ्रू आपका प्रॉफिट देख लेती है, आपका फ्यूचर में प्रॉफिट क्या रहने वाला है, आपका फ्यूचर में कैश जनरेट कैसे होने वाला है, आपका फ्यूचर के अंदर लिक्विडिटी कैसा रहने वाला है। क्योंकि उन्हीं रेशियो में सारा बताया होता है कि आपका लिक्विडिटी क्या, पोजीशन क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका आपने आउटसाइड से लोन कितना लिया हुआ है, आपने खुद से कितना फंडिंग किया हुआ है, ये सारा का सारा बैंक आपके रेशियो के थ्रू पूरे जो सीएमए डेटा का निचोड़ बोल सकते हैं, समराइज बोल सकते हैं, वो कुछ पॉइंटों में निकाल के देख लेती है। इंडेक्स नंबर में, एज ए इंडेक्स नंबर में वो कैलकुलेट करके उसको समराइज कर लेती है कि आपका कितना लोन सैंक्शन करने में बैंक को कोई रिस्क नहीं रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बैंक आपके सीएमए डेटा में सबसे पहले क्या रेशियो देख रही है। सबसे पहले देख रही है बैंक कि आपका करंट रेशियो कैसा है। मैं आपको बता दूं कि करंट रेशियो आपका करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी ऐसे आपका कैलकुलेट होता है। और ये रेशियो ये बताता है कि आपका 1 रुपए का करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास में कितना लिक्विडिटी, मींस शॉर्ट टर्म असेट आपका कितना पड़ा है आपके पास में। अब आप बोलोगे कि कितना होना चाहिए। देखो आइडियली तो ये बोला गया है कि 2 = 1, जो कि पिछले कुछ सालों में हुआ करते थे। आजकल जनरली ये 1.5 के अप्रोक्स होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो 1.33 को बैंक मान के चलती है कि आपका सुटेबल डेटा है। ऐसे ही आपका टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, ये आपका अराउंड 4 के बिलो रहना चाहिए, तो बैंक मानेगी कि आपका अच्छा है। ये रेशियो ये दिखाता है कि आपने, सपोज करो, 500 रुपीज आपको पूरा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, तो उसमें से आपने एक्सटर्नल कितना फंडिंग रेज किया हुआ है आपके बिजनेस को चलाने के लिए और खुद से कितना लाया हुआ है। तो उसमें बैंक बोलती है कि 500 में से आप ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल लोगों से 400 तक का लोन ले सकते हो। इसमें आपका टोटल एक्सटर्नल लोन हो गया आपका, जिसमें लॉन्ग टर्म भी हो गया, आपका शॉर्ट टर्म भी हो गया, आपका करंट लाइबिलिटी भी हो गया और आपका प्रोविजन भी हो गया। तो ये तो हो गया आपका टर्म आउटसाइड लाइबिलिटी, सॉरी, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। दूसरा होता है टेंजिबल नेटवर्थ। देखो आपको नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नेटवर्थ एज ए ओनर का फंड माना जाता है, कि जो ओनर ने फंड लगाया है उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्थ। शेयर होल्डिंग, शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व माइनस
जो मिसेलनियस एक्सपेंडिचर है, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में पहले दिखाया होता था पुराने टाइम में, उसको आप लेस करके नेटवर्थ निकाल सकते हो। और टेंजिबल नेटवर्थ निकालने के लिए आपको उसमें से इंटेंजिबल असेट को लेस कर देना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई पड़ा है उन असेट के ऊपर, तो उसको भी आपको लेस कर देना रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका टोटल टर्म लायबिलिटी। टोटल टर्म लायबिलिटी का मतलब है आपका जितना भी लॉन्ग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उसको बोला जाता है टोटल टर्म लायबिलिटी, और डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। इससे जाना जाता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म टाइप का लोन कितना लिया हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि करंट आपका 2:1 होना चाहिए, और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट टेंजिबल नेटवर्थ ये आपका बिलो 4 होना चाहिए, और टोटल टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ ये आपका बिलो 2 होना चाहिए। अब हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। ये आ जाता है आपका पोर्शन कि टोटल रेशियो। मैं आपको सारे रेशियो बताने जा रहा हूं जो सीएमए डेटा को प्रिपेयर करने के लिए निकाला जाता है, जिसके जिसको देख के, जिसको रीड करके ही बैंक आपका लोन सैंक्शन करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म टाइप का, जैसे आपका कैश क्रेडिट हो गया, आपका पैकिंग क्रेडिट हो गया, आपका बिल डिस्काउंटिंग हो गया, आपका ये अभी आया था जीसीएल, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिया था कोविड के कारण। ये टाइप के लोन सैंक्शन करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं करंट रेशियो किसे बोलते हैं। करंट रेशियो, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप एक तरफ बैलेंस शीट का करंट असेट उठाइए, उसको डिवाइडेड कर दिए करंट लायबिलिटी से, तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये आइडियली बोला जाता था कि 2:1 होना चाहिए, लेकिन आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें 1.33 भी हो गया, तो ये बेस्ट है। 1.33 का मतलब है आपको 1 रुपए लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, करंट लायबिलिटी 1 रुपए पेमेंट करने के लिए आपके पास में 1.33 रुपीज है आपका लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म असेट है आपका। तो बैंक इसको क्यों निकालती है, वाई बैंक यूज दिस रेशियो फॉर वर्किंग कैपिटल लोन। तो सबसे पहले तो वो लिक्विडिटी चेक करती है। इस रेशियो को निकालने के बाद उसको लिक्विडिटी पता चल जाता है कि आपको 1 रुपए पे करने के लिए कितना आपके पास में लिक्विडिटी है। तो बैंक यदि 1.33 मैंने बताया कि उससे उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो बैंक उसको हेल्दी मानती है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखती है कि आपका डे टू डे रूटीन का जो एक्सपेंस होता है उसको पे करने के लिए कंपनी के पास में कितना लिक्विडिटी है। जैसे कि कोई पे सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, आपका वेजेज हो गया, आपका यूटिलिटी बिल मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये पेमेंट करने के लिए आपके पास में कितना लिक्विडिटी है। रिस्क का असेसमेंट कर लेती है बैंक इससे कि आपका रिस्क असेसमेंट कितना है, कि बैंक यदि लोन दे रही है तो उसका रिस्क कितना है, वो देखेगी कंपनी के पास में लिक्विडिटी कितना है, उसके बेस में वो रिस्क असेसमेंट करती है। यदि आपका लेस देन 1 है तो कंपनी को पता चलेगा इनका तो बड़ा ही टोटे चल रहे हैं, 1 रुपए लिक्विडिटी लाइबिलिटी के लिए इनके पास में 1 रुपए असेट भी नहीं है, तो ये मेरा रिस्क है, और उसी के बेस पे वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। ऑपरेशनल इफिशियंसी, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि 2:1 ये बेस्ट से बेस्ट रेशियो माना जाता था कि 1 रुपए चुकाने के लिए आपके पास में 2 रुपए का असेट पड़ा था, करंट असेट पड़ा था। लेकिन आप बोलोगे कि 2.5 = 1 हो गया या 3 = 1 हो गया, तो ये क्या बहुत अच्छा है क्या? नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी कंपनी ने जितने आपके पास में असेट पड़ा था उसका फुली यूटिलाइजेशन नहीं किया है, मीन्स आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट चल रहा है। तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी कंसर्न ऑफ बैंक है। अब मैंने आपको आइडल बेंचमार्क बता दिया है कि इसका कितना कितना रेशियो होगा, तो ऑप्टिमल है कितना रिस्क पे जाता है, और कितना आपका दिखा रहा है कि आपका अंडर यूटिलाइजेशन है। 1.3 से लेके 1.33 से लेके 2 तक है, तो आपका जर्नली बोला जाता है कि अच्छा है। 1 से कम है तो बैंक को बहुत रिस्क लग रहा है, क्योंकि आपका नेगेटिव नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो
आपका एक से भी कम है, इसका मतलब 1 रुपए चुकाने के लिए आपके पास में 1 रुपए भी नहीं है, तो आपका वर्किंग कैपिटल माइनस में है, तो ये तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। 2.5 से अबो है, तो मैंने आपको बताया कि आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका करंट असेट। अब मेरे केस में मैंने आपको बताया था, आपने ये बैलेंस शीट देखा होगा कि इस केस में तो आपके पास में 2 से ज्यादा ही था। ये देखो आपके पास में 2 से ज्यादा था, 2.71। ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ असेट हो रहा था इसके अंदर। तो ये थोड़ा कंसर्न रहता है, लेकिन इतना बड़ा बैंक के लिए माइनस पॉइंट नहीं है, ये केवल मैनेजमेंट का कंसर्न होता है। फिर उसके बाद में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी टू आपका टेंजिबल नेटवर्थ। तो ये हम लोग देख लेते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है और कितना कितना इसका होना बैंक के लिए जरूरी है। और इसमें मैं बता दूं कि करंट रेशियो के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलती है कि आपका 1.33 की बजाय आप 1.5 से लेके 2.5 के अंदर बीच में रहते हो, तो ये आपका बेटर माना जाता है। और मैं आपको दो कंपनियों का डेटा भी बता देता हूँ कि जो दो टेक्सटाइल की बड़ी कंपनियां हैं, अरविंद मिल्स और रेमंड का, मैंने डेटा को एनालाइज किया और उससे पता चला कि लास्ट 2-3 सालों के अंदर वो लोग 1.8 से लेके 2.2 तक मेंटेन कर रहे हैं करंट रेशियो को, जो कि बेस्ट माना जाता है। और इसको हेल्दी रेशियो बनाने के लिए, मींस आपका करंट रेशियो अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप ना ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कीजिए। आप ना सप्लायर के साथ में नेगोशिएट कीजिए कि यदि आपका सप्लायर आपको 30 डेज का या 45 डेज का क्रेडिट दे रहा है, तो आप उसको बोलिए कि मेरे को मोर 15 डेज और दीजिए। 45 डेज दे रहा है तो आप उसको लिए उसको नेगोशिएशन करा के 60 डेज या 75 डेज लीजिए। ठीक है। और यदि आपका रिसीवेबल है, आपको 60 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, बोलिए कि 45 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर ही पेमेंट करो, तो जिससे आपका करंट रेशियो अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ। देखो ये कंपनी क्यों निकालती है, बैंक क्यों निकालती है, बैंक का कैलकुलेशन रहता है कि लीवरेज कितना है, आउटसाइड का लीवरेज कितना है, कंपनी के का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, ये चीजें निकालती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और इसका क्रेडिट कैसा है। तो ये कैसे निकालेगी और ये इससे पता क्या चलता है। देखो ये टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ निकालते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि टेंजिबल नेटवर्थ के कंपेयर में आपने आउटसाइड से कितना लोन लेके रखा है, कितना आपका आउटसाइड का लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो एक साइड में शेयर होल्डिंग प्लस आपका आउटसाइड लायबिलिटी रहेगा। तो आप एक तरफ शेयर होल्डिंग लीजिए, उसको आप टेंजिबल नेटवर्थ बोल सकते हो, और जो बचा है उसको आप टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ले सकते हो। अब बैंक ये कंपेयर करेगी कि जो ओनर है, शेयर होल्डर को कंपनी का ओनर्स माना जाता है, ओनर का फंड कितना लगाया हुआ है कंपनी को चलाने के लिए, और कितना उन्होंने बाहर से पैसा लेके रखा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। यदि ये हाई रहता है, ये रेशियो हाई रहता है, इसका मतलब आपने जितना खुद ने पैसा लगाया उससे बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लेके रखा है, जिससे आपको रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हाई रेशियो रहेगा, तो ये बैंक को कंसर्न रहेगा, ये बैंक को रिस्क रहेगा। और यदि ये लो रहता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ रेशियो लो रहता है, इसका मतलब आपका स्ट्रॉन्ग इक्विटी है, मींस इसके ओनर है, उन्होंने खुद का फंड बहुत ज्यादा लगा के रखा है, जो कि सिग्नल देता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंपनी बहुत अच्छे से मजबूत है, ये कंपनी ऐसा शो करती है। अब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी देखना पड़ेगा, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट, मतलब जितना भी आपने लोन लेके रखा है लॉन्ग टर्म टाइप का, वो आपका इंक्लूड होगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग उसमें इंक्लूड होगा, करंट लायबिलिटीज उसमें इंक्लूड होगा, और प्रोविजंस उसके अंदर इंक्लूड होगा। आप बोलोगे कि जो वर्किंग कैपिटल का लोन है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन 90% केस में ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है,
कुछ एक केस में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी कंसीडर कर सकता है, जैसे कि जीईसीएल करके एक लोन दिया था बैंकों ने, जो कोविड के टाइम पे कंपनियों को बूस्ट करने के लिए बैंक ने फाइनेंस किया था। जितना आपका लिमिट चल रहा था उसका अराउंड 20% के आसपास आपको लोन दिया जा रहा था, और ये लोन आपको 60 मंथ, और जो 2.0 जीईसीएल आया वो 72 मंथ तक का भी दिया गया, और इसमें आपको 1 साल का या 2 साल का कैपिटलाइज किया गया, और जो रिमेनिंग मंथ बचे, जैसे आपका 60 मंथ का आपको लोन सैंक्शन हुआ है, तो आपको 48 मंथ का ही ईएमआई पे करना पड़ेगा। फर्स्ट 12 मंथ आपका कैपिटलाइज किया गया। ऐसे ही 2.0 जो जीएसएल आया था, वो 72 मंथ का भी कितनी कंपनियों को दिया गया था, उसमें से 24 मंथ का इंटरेस्ट और ईएमआई कैपिटलाइज किया गया, और वो 40 रिमेनिंग 48 मंथ में आपको एज ए ईएमआई की तरह पे करना पड़ा। उसको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कंसिडर किया था। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब आपका कितना रेशियो होना चाहिए? देखो, बैंक ने बोला है कि आप ना, यदि 5 रुपए कुछ खर्चा कर रहे हो तो 1 रुपया आपका खुद का होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 4 रुपए बाहर से ले सकते हो, मैक्सिमम। यदि उससे ज्यादा आप बाहर से लेते हो तो ये बड़ा रिस्क वाला है। तो 4 तक का रेशियो, फोर 4 तक का रेशियो बैंक उसको हेल्दी और एक्सेप्टेबल मानती है। और यदि 5 से ऊपर हो गया सॉरी, तो ये रेशियो ओवर लीवरेज को बढ़ावा दे रही है, और इसके लिए ये बैंक को बहुत ही रिस्की फील होता है। आप देखोगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी मैक्सिमम 4 माना जाता है, कि मैक्सिमम 4 है, वहां तक ठीक है, लेकिन इससे ऊपर गया तो ये बिगड़ा हुआ मामला लग रहा है। 3.0 के आसपास स्ट्रांग और अच्छा शो हो रहा है, कि 3 तक है तो अच्छा शो होगा। अब मैंने दो इंडस्ट्रीज का डेटा निकाला है। जिंदल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका फाइनेंशियल 24 को 3.47 टाइम्स था। मतलब आपका 1 रुपए का नेटवर्थ, उनका टेंजिबल नेटवर्थ उनके मालिकों का था। मतलब 1 रुपए मालिकों का पैसा था, तो उसके ऊपर 3.47 रुपीज बाहर से लोन लिया हुआ था, बाहर का लाइबिलिटी था। भले ही वो करंट में हो, भले ही वो शॉर्ट टर्म का हो, भले ही वो लॉन्ग टर्म का हो। मैंने आपको शायद टेंजिबल नेटवर्थ निकालना नहीं बताया। टेंजिबल नेटवर्थ आपका निकलता है कि नेटवर्थ के अंदर से आपको एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, और एक आपका इंटेंजिबल असेट को लेस कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि नेटवर्थ कैसे निकाला जाता है? नेटवर्थ निकालने के लिए आपको शेयर होल्डिंग, शेयर कैपिटल, और प्लस उसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व है, माइनस कर दो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो कि कैपिटलाइज है, जो कि एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज है, उसको आप लेस कर दो, तो आपका आ जाएगा नेटवर्थ। और नेटवर्थ के अंदर से आप इंटेंजिबल और रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेस कर दो, तो आपका आ जाएगा टेंजिबल नेटवर्थ। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको दो इंडस्ट्रीज का डेटा भी कंपेयर करके बता दिया है, कितना कितना था। और लास्ट ईयर का जैसे डेटा देखा है, तो काफी बैंक वगैरह या क्रेडिट एजेंसियां होती है, जैसे क्रिसिल हो गया आपका, इकरा हो गया, ये दोनों ही कंसीडर करती है कि 2.0 से लेके 4 तक अच्छा माना जाएगा, यदि मिड साइज का टेक्सटाइल फर्म है तो। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि बैंक आपसे सीएमए डेटा के अंदर टोटल टर्म लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट करवाती है। ये देखती है कि सॉल्वेंसी कैसा है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। हम लोग टोटल टर्म टर्म लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म टाइप का बोरोइंग, डेबेंचर, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जैसे कई एक्सपेंस ऐसे होते हैं, कई लोन ऐसे होते हैं जो हमें डेफर्ड करके मिलते हैं, वो टाइम टू टाइम एज ए ईएमआई की तरह पेमेंट करना रहता है। टेंजिबल नेटवर्थ हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब पर्पज क्या होता है बैंक का? वर्किंग कैपिटल देते टाइम पे भाई ये क्यों कैलकुलेट करवा रही है? तो देखो, बैंक ये जानना चाहती है कि आपका
कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका लिवरेज रिस्क असेसमेंट बैंक इससे कर लेती है, आपका रेटिंग या इंटरेस्ट रेट कितना करना चाहिए, ये इससे आपका कैलकुलेट कर लेती है बैंक। तो आपका ये देखा जाता है कि भाई खुद का कैपिटल कितना लाया है कंपनी ने, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म टाइप का कैपिटल इन्होंने कितना रेज करके रखा है, कंपनी का रूटीन का जो बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा है वो बाहर के लोन से कितना, टर्म लोन से कितना ये लोग यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें चेक करती है बैंक। इसका आइडल बेंचमार्क होता है कि 2.0 के इक्वल या इससे लेस देन होना चाहिए, और यदि ये 1.0 से कम है, मतलब एक से भी कम है, तो ये माना जाता है कि कंपनी इक्विटी सपोर्टेड है, मींस कंपनी के पास में खुद का फंड ज्यादा है, और ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होता है कंपनी के लिए। ठीक है। टेक्सटाइल में ये थोड़ा सा 2.0 के आसपास रहता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हैवी मशीनें यूज की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, हाई इन्वेंट्री वैल्यू रहता है, उनका रिसीवेबल थोड़ा सा टाइम लीड करता है, उसका साइकिल थोड़ा लॉन्ग होता है वर्किंग का, जैसे रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। अब इसके बाद में बैंक, देखो तीन हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि तीन टाइप का डेटा कंपनी आपसे सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट कराती है। करंट रेशियो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ, टोटल टर्म लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ। ये रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कंपनी हमसे और क्या कैलकुलेट करवाती है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू, ये यहाँ पे आ गया। सबसे पहले कंपनी हमसे कैलकुलेट करवा रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू नेट सेल्स रेशियो। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए, और ये कितना होना चाहिए, कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा मेन फोकस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए है, तो मैं उसी के लिए फोकस करके चल रहा हूँ। तो बैंक आपसे ये देखती है कि कंपनी कितना स्ट्रांगली इंटरनल कैश जनरेट कर लेती है, क्योंकि आपके पास में प्रॉफिट कमाएगी बैंक, तभी तो वो अपने कैश फ्लो को बढ़ा पाएगी, और अदर रिसोर्स तो है नहीं, नहीं तो आपका रेशियो बिगड़ जाएगा। तो कंपनी इंटरनली कितना कैश जनरेट कर लेती है, और वो कैश जनरेट कैसे करेगी, कंपनी प्रॉफिट रेज करके ही करेगी। तो सबसे पहले ये देखती है कि कंपनी ने कितना सेल किया और कितना उसने इंटरनली कैश जनरेट किया। फिर रिस्क असेसमेंट, यदि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो इसका मतलब आपका कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं है, तो वो जा रही है। और यदि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत लोअर है या फिर नेगेटिव की तरफ है, तो ये बैंक के लिए बड़ा कंसर्न वाला पॉइंट है। इसमें बैंक को रिस्क फील होगा, और उसके बेसिस पे ही बैंक आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। ठीक ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं बेंचमार्क क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या बेंचमार्क कंसीडर करती है। ये बेंचमार्क है ना, कोई वैसे स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ, ये दिखाया हुआ है पिछले सालों का जो डेटा है, जो इंडिया की कंपनी में मोस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितना प्रॉफिट रेज कर रही है, उसके बेस पे बेंचमार्क डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि आप आज के 10 साल पहले जाओगे, तो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बेंचमार्क था, वो आपका मोर देन 5% से भी ज्यादा था। अभी देखो 5% या 5% से अबो है, तो उसको कंसिडर गुड बोला गया है। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पीबीटी टू नेट सेल्स रेशियो है, यदि आपका 5% से ज्यादा है या फिर उसके बराबर भी है, तो आपका बहुत अच्छा बोला गया है कि आप एवरी ईयर 5% या 5% से ज्यादा का कैश जनरेट कर लोगे। यदि आपका 3% से और 5% के बीच में है, तो ये बोला जाएगा
कि ठीक ठाक है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। और यदि आपका 3% से कम है तो इसका मतलब आपका बहुत अच्छा लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं होने वाला है, आपका सेम पोजीशन बना रहने वाला है जो पहले था, क्योंकि आपने कोई पैसा कमा के तो अपना बेस बढ़ाया नहीं है। अब मैंने क्या किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, अब उसको सब सेक्टर में और बांट दिया कि स्पिनिंग मिल है वो 2% से लेके 4% है, तो उसको ठीक माना गया है, क्योंकि उसमें क्या है, जो कॉटन रहता है, रॉ कॉटन होता है, उसका प्राइस है ना बहुत चेंज होता रहता है। इसके लिए 2% से 4% स्पिनिंग मिल के केस में ठीक ठाक माना गया है, अच्छा माना गया है। गारमेंट का यदि एक्सपोर्ट डिवीजन है, यदि गारमेंट कंपनी है और वो एक्सपोर्ट करती है, तो आपको 4% से लेके 6% तक आपका ठीक माना गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल है, उसका 6% से लेके 10% तक ठीक माना गया है। अब मैंने क्या किया कि तीन कंपनियों का कुछ डेटा उठाया है पिछले 4 सालों का, 2020 से लेके 5 ईयर का, 2020 से लेके 24 का। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2020 एंड 21 का हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोविड इंपैक्टेड ईयर थे। तो उसमें कुछ एक कंपनी ने तो बहुत अच्छा जंप किया था और कुछ एक कंपनी ने काफी डाउनवर्ड किया था। तो हम लोग उन 2 साल का डेटा को कंपेयर नहीं करेंगे, रिमेनिंग 3 ईयर का डेटा को कंपेयर करेंगे। तो 22 एंड 23 और 24 3 ईयर का डेटा हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे वर्धमान टेक्सटाइल है, उसका आप तीनों का एवरेज निकालोगे, 22, 23, 24 का, तो मोर देन 6% है, मोर देन 6% है, अराउंड 7% या 7.5 के आसपास है। अरविंद टेक लिमिटेड है, इसका आप देखो एवरेज देखोगे तो ये 5% से कम है, जो कि आप बोलोगे मॉडरेट है, बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता उसको। ठीक है। वेल स्पन है, वेल स्पन का डेटा आपका अराउंड अराउंड 9% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा मान सकते हैं। तो वर्धमान और वेल स्पन बहुत अच्छा कर रही है पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अरविंद का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये तीनों कंपनियों का और 3 साल का डेटा को हम लोगों ने एनालाइज किया। अब आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? तो इम्प्रूव करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जितने भी आपके प्रोडक्शन तक के खर्चे हैं, उनको थोड़ा सा प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन लेके आपको उस खर्चों को कम करना पड़ेगा। आपको ना हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना पड़ेगा। आपको जो वेस्टेज वगैरह रहता है उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और आपको जो एक्सपोर्ट होता है उनका इंसेंटिव और गवर्नमेंट का जो भी स्कीम आती है उसका फायदा लेना रहेगा। इससे आपका पीबीटी रेशियो अच्छा हो सकता है। उसके बाद में बैंक हमसे कैलकुलेट करवाती है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू एडजस्टमेंट टेंजिबल नेटवर्थ। अब देखो, हम लोगों ने ऊपर निकाला था टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ। इसमें और उसमें खाली फर्क एक चीज का है कि बड़ी कंपनियां होती है उनकी इंटर ब्रांच बहुत होती है, मीन्स उनके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो उनसे जो ट्रांजैक्शन हुआ रहता है, उनसे जो लोन वगैरह लिया हुआ रहता है, डिपॉजिट लोन वगैरह लिया रहता है, रिलेटेड कंपनीज रहती है ग्रुप की, उनसे लोन लिया रहता है, उसका इम्पैक्ट हटाते हैं। जो रियल का नेटवर्थ है आपका, उसका ही कंपेयर किया जाता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजिबल नेटवर्थ में से आपको इंटेंजिबल, सॉरी, जो आपका नेटवर्थ टेंजिबल नेटवर्थ था, टेंजिबल नेटवर्थ में से आपको ओनली इन्वेस्टमेंट एंड लोन टू ग्रुप कंपनी को लेस कर देना रहेगा। तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। इससे आपको पता चलेगा रियल में आपका कितना खुद का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने जो ब्रांच से इधर उधर घुमाया हुआ पैसा था उसको आपने रिड्यूस कर दिया है। और वो आप कंपेयर कर लोगे टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, ये भी नियर बाई उतना ही होता है जैसे 4 पॉइंट तक था, मीन्स 1 रुपए के बदले 4 रुपए आपका आउटसाइड से ले सकते हो आप। इतना ही इसमें बेंचमार्क कंसीडर किया है। 5 से ऊपर आपका हो गया तो ये बहुत रिस्की है। और इसका आपने मैंने बताया है कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कि आपका रिटेन अर्निंग आप इंक्रीज कीजिए, आप इक्विटी में आप
इश्यू कीजिए, आपका शेयर वगैरह इश्यू कीजिए, बाहर से लोन कम लीजिए, ये सब है। अब आपका होता है पीबीटी टू टोटल टेंजिबल असेट रेशियो। ये आपका दिखाता है कि आपने जो टेंजिबल असेट है उसका यूटिलाइजेशन कितना किया, उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया। बैंक इसको कैलकुलेट क्यों करवाती है? तो आप हम लोग देखेंगे कि बैंक यही देखना चाहती है कि आपका जो टेंजिबल असेट था उससे आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है असेट के ऊपर। आप यदि आपका कोई असेट बढ़ाओगे तो उससे आपका कितना परसेंट प्रॉफिट और बढ़ सकता है, ये सब आपका बैंक देखती है। ये भी सेम टू सेम आपका पीबीटी टू जो आपने सेल्स रेशियो देखा था, नियर बाय उसके ही है कि 5% या 5% से ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 3% से लेके 5% तक आपका मॉडरेट या एक्सेप्टेबल माना जाता है। 3% से कम का है तो इसका मतलब आपका ये प्रॉब्लम होने वाला है, रेड फ्लैग आपका आने वाला है। अब आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स रेशियो, आपका ये दिखाता है कि आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस कितना हो रहा है सेल्स के ऊपर और आप कितना प्रॉफिट ऑपरेशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हो। ये आपको इस रेशियो के थ्रू पता चलता है। और बैंक इसको क्यों कैलकुलेट करवाना चाहती है कि बैंक देखना चाहती है कि आपका रेवेन्यू है उसमें से कितना पार्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर चला जाता है। यह आपका दिखाता है कि आपका आगे चल के कितना आप इफिशिएंट कर सकते हो जिससे कि आपका कैश फ्लो हेल्थ अच्छा हो, आप रैपिडली आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स आपका जनरली 85% को इफिशिएंट बताया गया है और 85% से लेके 90% तक का आपका मॉडरेट बोला गया है। और 90% से यदि ये ज्यादा हो गया तो आपके लिए ये कंसर्न वाला हो गया है। आपका क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि कितना कितना बेंचमार्क डिसाइड किया हुआ है। आप लोग देखोगे ना तो देखो रिलायंस टेक्सटाइल है और इसके अंदर ना खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स रेशियो ही नहीं देखा जाता है, इसके अंदर पीबीडीआईटी टू नेट सेल्स रेशियो देखा जाता है और पैट टू नेट सेल्स रेशियो भी देखा जाता है। तो रिलायंस का हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो रिलायंस का देखो 16% तो था पीबीडीआईटी और टू आपका पैट रेशियो था 8.3। अब आप देखोगे ना तो इसके अंदर नियर बाई होता है कि लगभग ये 50% के आसपास पैट आ जाता है काफी टाइम। तो आप देखो 85% का हम लोगों ने अच्छा बोला था, ये 84% इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसका मतलब रिलायंस रिलायंस टेक्सटाइल अच्छा कर रही है। रेमंड है, रेमंड का आपका जो पैट है वो 3.17 है। मतलब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लॉस में चल रहे हो तो इसका मतलब आप कोई कैश जनरेट ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में जा रहा है, क्योंकि आप इधर देखोगे तो 12.56 आपका पीबीडीआईटी था, मींस आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स था, जो कि 88 टू 95% ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सबसे बड़ा कंसर्न है, ये बहुत ज्यादा अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस में कॉस्ट लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉब्लम है, या तो इनका पावर का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं है, या फिर आप एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा कॉस्ट दे रहे हो, या फिर आपका फिक्स एक्सपेंस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। जितने भी फिक्स एक्सपेंस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, मीन्स आप 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे हो। बॉम्बे डाइंग क्या बोलता है, बॉम्बे डाइंग का 0.62 था पीबीडीआईटी और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस 98% टू 102% हो गया। मींस ये तो जितना रेवेन्यू जनरेट करती है उससे ज्यादा एक्सपेंस कर सकती है पूरा बिजनेस चलाने के लिए। तो ये तो दिख ही रहा है भाई, ये तो पैसे को खो ही रही है। तो इसका भी यही प्रॉब्लम है कि ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, पूरा 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल है,
ये थोड़ा अच्छा कर रही है। 85% का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो कि नियर बाई बहुत अच्छा माना जाता है। पेट भी इसका अच्छा है, 4.76, जो कि जनरली 2% 3% के आसपास आजकल टेक्सटाइल कंपनियों का आ गया है। देखो एवरेज ही देख लो, एवरेज 3 to 6% के आसपास बहुत अच्छा माना गया है इंडस्ट्रियल का। अब आप देख लो कि जो कंपनियां 90% या 90% से ज्यादा का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा रही है, तो वो कंपनियां स्ट्रगल कर रही है। और जो कंपनियां 84 to 88% तक एक्सपेंस कर रही है, उनको आप स्टेबल बोल सकते हो और मॉडरेट बोल सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से कंसीडर कर रही है। और ऑपरेटिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपको 2-3 रेशियो और भी साथ में कैलकुलेट करती है बैंक, क्योंकि खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो से ही पूरा कैलकुलेशन पता नहीं चलता है। इसके लिए पीबीडीआईटी भी देखती है कि वो 12% से ज्यादा है, और आपका यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 84% से भी ज्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो, या फिर आप इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा दे रहे हो, तो वो उसके ऊपर वर्क करना है। लेकिन आपका वैसे नॉर्मली ऑपरेशन के थ्रू तो ठीक ठाक चल रहा है। पेट मार्जिन यदि आपका 3% से ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव साइन दिखाता है। आपका टीओएल टू टेंजिबल नेटवर्थ आपका ठीक है, पीबीटी टू टीटीए आपका अच्छा है, तो ये आपका दिखाता है कि आपका असेट इफिशिएंट है, सब कुछ अच्छा है। मैंने देखो सेगमेंट वाइज भी ऑब्जर्वेशन किया है कि स्पिनिंग मिल है उसका 75 to 82% है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो अच्छा माना जाएगा। गारमेंट अपैरल्स है आपका 85% to 90% है, तो ठीक माना जाएगा। होम टेक्सटाइल है तो 78% to 85% ठीक माना जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होता है, तो ये 70 to 80% ही ठीक माना जाता है। और वीविंग और प्रोसेसिंग का है, तो ये भी 88% से लेस देन होना चाहिए, तो ये ठीक है। अब आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? देखो, आप स्पिनिंग एंड वीविंग में देखोगे तो इनका सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इनपुट का, मतलब कॉटन रो वगैरह का। तो आपको उस कॉस्ट में बार्गेनिंग अच्छा करना चाहिए, जिससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सके। आपको ना एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए, मीन्स आपका ऑटोमेशन पे ज्यादा वर्क होना चाहिए, जिससे आपका कॉस्ट बच सके, एनर्जी का कॉस्ट बच सके। आपको ग्रीनरी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको सोलर पैनल की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो आपका ये बात बन सकती है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू नेट सेल्स रेशियो। अब देखो, आप बोलोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या ऑपरेटिंग कॉस्ट में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका वहां तक का ही खर्चा माना जाता है जहां तक का आपका फैक्ट्री तक का खर्चे हैं। फैक्ट्री तक के सारे खर्चे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद में जितने भी आपके एडमिन टाइप के खर्चे हैं, आपके कॉमन खर्चे हैं, आपके जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे आते हैं, वो सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूडेड रहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ये मैं आपको एक अलग से अच्छे से बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस आप इंक्लूड करोगे उसके अंदर क्या क्या, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे, मतलब फैक्ट्री तक के सारे खर्चे। नेट सेल्स के अंदर से आप एक काम कीजिए, जितना भी आपके पास में माल रिटर्न आया उसको लेस कर दीजिए आपके, और डिस्काउंट आपने कुछ दिया है तो उसको भी आप माइनस कर दीजिए। आपने कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, तो आप देखोगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट टाइप का भी इनकम होता है। जैसे कि आपने कोई इंटरेस्ट से इनकम कमाया था, आपका एफडीआर था बैंक के अंदर, उससे आपको इंटरेस्ट मिला था, या कोई आपने असेट सेल आउट कर दिया, उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी आप उस ग्रॉस रेवेन्यू में से लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा नेट सेल्स। और नेट सेल्स के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना परसेंटेज जा रहा है। तो इसके अंदर बैंक देखती है कि भाई मार्जिनल एनालाइज कितना है, मतलब वर्किंग कैपिटल का खर्चा कितना आ रहा है, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हो रहा है, ऑपरेशनल इफिशियंसी कितना है, आपका प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने तक के सारे खर्चे कितना होता है, आपका रिस्क असेसमेंट। ऐसा तो नहीं है आपने जो रॉ मटेरियल है बहुत ज्यादा कॉस्ट में आप ले रहे हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आती हो। ये सब चीजें बैंक एनालाइज करेगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 85% तक है,
जैसे कि अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, उसके नियर बाय ठीक है। 85% से 90% सेम टू सेम उतना ही है। मॉडरेट और एक्सेप्ट करती है बैंक, 90% से ज्यादा है। लोन तो देगी, लेकिन वो उसके ऊपर और दूसरे रेशियो भी चेक करेगी। अब हम लोग 4 ईयर के या 5 ईयर के डेटा देख लेते हैं कि प्री कोविड से पहले तो हम लोगों को लेना देना नहीं, तो 21 तक के डेटा छोड़ दो। यदि और फिर ज्यादातर देखा है कि जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, उसके अंदर 82-85% ठीक कॉस्ट ऑफ सेल्स माना जाता है। जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, उसका 78% से लेके 82% तक का अच्छा माना जाता है। और जिसका और जो रिमेनिंग कंपनियां हैं, वो उसका 83% तक ठीक है। अब हम लोग कुछ एक कंपनियों का डेटा एनालाइज करते हैं। उसके अंदर वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, अरविंद टेक्सटाइल है, वेल स्पन इंडिया है और रेमंड है। इनका हम लोग देखते हैं कि इनका स्पिनिंग में जो काम कर रही थी, उसका 85-90% था। गारमेंट में जो काम कर रही थी, उसका 75-80% था। होम टेक्सटाइल में जो काम कर रही थी, उसका 78-82% था। और वीविंग का जो काम कर रही थी, प्रोसेसिंग का, तो 80-85% था। तो इसको बहुत अच्छा माना गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए आपको रॉ मटेरियल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पावर एंड फ्यूल के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। लेबर कॉस्ट वगैरह है, ये आपको थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। कुछ एक वर्क है जो ऑटोमेशन पे जा सकता है, कुछ एक आप फिक्स्ड वर्कर नहीं रख के, हो सकता है आप कैजुअल वर्कर रखो, उससे आपको बेनिफिट है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपको जो वह आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको स्टॉक है, वो आपका ज्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए। और आपका पीएलआई स्कीम जो है, उसका आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये आपका हो जाता है। अब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो बैंक को सबसे बड़ा कंसर्न होता है, पीबीडीआईटी टू इंटरेस्ट रेशियो। देखो, ये ईबीआईटी टू इंटरेस्ट रेशियो भी निकाला जाता है। ईबीआईटी और पीबीडीआईटी में फर्क इतना ही है कि ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और ईबीआईटी के अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। मीन्स उसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस किया जा चुका होता है। लेकिन बैंक बोलती है हमें डेप्रिसिएशन से लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपके कैश फ्लो पे इंपैक्ट करेगा नहीं। हमें तो केवल यह देखना है कि आप इंटरेस्ट अच्छे से चुका पाओगे या नहीं। तो इसके लिए हम लोग पीबीडीआईटी टू इंटरेस्ट रेशियो देखेंगे। इसको एज ए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बोला जाता है। जबकि जो आइडियल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज का, वो ईबीआईटी टू इंटरेस्ट होता है। लेकिन बैंक मोस्ट ऑफ टाइम पीबीडीआईटी टू इंटरेस्ट को ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कंसीडर कर लेती है। तो ये तो मैंने बता दिया कि पीपीडीआईटी क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे कंपनी ये पता लगाती है कि आपका भाई डिफॉल्ट होने का कितना चांस है, आप इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट कर पाओगे या नहीं, आपका इतना कैपेसिटी है क्या कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। तो ये चीजें चेक करती है। ये जनरली 4 के आसपास हो, मतलब आपका यदि 1 रुपए का इंटरेस्ट है, उसको पे करने के लिए आपका पीबीडीआईटी 4 रुपए है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। टू तक भी है, 1 रुपए चुकाने के लिए आपके पास में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स है 2 रुपए भी, तो भी इसको ठीक माना जाता है, बैंक इसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन इससे कम है, आपका 1 रुपए से भी कम है, तो ये रेड फ्लैग देती है भैया कि आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे हो, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करोगे। और यदि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, तो कहीं न कहीं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को आप खराब करने वाले हो, आप वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करने वाले हो, क्योंकि इससे आपका कैश फ्लो रिड्यूस होने वाला है। इससे आपका नेट वर्किंग कैपिटल लेस होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। बैंक नहीं चाहती है
कि आपका कुछ लॉस हो, बैंक चाहती है हम आपको लोन देंगे, आप इससे पैसा कमाओ और फिर हमें पेमेंट करो। तो बैंक जनरली देखती है कि आपका 4 के आसपास हो, 4 to 5 को बहुत अच्छा माना जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है। 1 रुपए को चुकाने के लिए 4 से 5 रुपए आपके पास में पीबीडीआईटी होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि 2 रुपीज भी है 1 रुपीज को चुकाने के लिए, तो भी ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन 1 है तो फिर बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो कंपनियां, बैंकें इसके लिए आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की भी डिमांड कर सकती है और आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन दे सकती है, और वो भी उसी केस में आपका एग्जिस्टिंग बैंक है वही रिन्यू करती है। नया बैंक तो इसको लोन सैंक्शन करने में भी हिचकिचाहट करती है। ठीक है, तो ये थी अपनी इंटरेस्ट कवरेज की। फिर उसके बाद में हम लोग पीबीडीआईटी टू टीटीए देखते हैं कि हम लोग टेंजिबल नेटवर्थ के ऊपर, टेंजिबल असेट के ऊपर कितना हम लोगों ने पीबीडीआईटी लिया है। बैंक इसमें देखती है कि जो आपका टेंजिबल असेट है उससे आप कितना पैसा जनरेट कर लेते हो, उससे आप कितना जनरेट कर लेते हो। यदि आपका अंडर यूटिलाइजेशन है या फिर यदि ये बहुत लो रहा, ये रेशियो बहुत लो रहा, तो इसका मतलब आप असेट बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हो, जितना असेट है उतना नहीं कर पा रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन है, या फिर आपकी कुछ असेट आइडल पड़ी हुई है, तो ये रेड फ्लैग आपको दिखाएगा। और यदि आपका ये बहुत अच्छा है तो ये बैंक को फाइन करता है कि आप बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन असेट का कर रहे हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको 10% से ज्यादा है तो आपका ये अच्छा माना जाता है। 10% से ज्यादा आपका है तो इसको अच्छा माना जाता है। इसके साथ में बैंक आपका नेट सेल्स टू टीटीए भी देखती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ग्रॉस फिक्स असेट रेशियो भी देखती है। तो आप देख लो 10% से ज्यादा है तो आपका अच्छा है। आपका नेट सेल्स टू टीटीए 1.5 टाइम्स है तो अच्छा है। ऑपरेटिंग टू जीएफए आपका मोर देन 20% है तो ये आपका बहुत अच्छा माना गया है। अब बैंक अपना लोन दे रही है और वो देख रही है कि आपका टोटल करंट असेट में से आपने कितना बैंक से फाइनेंस करा के रखा है। ठीक है, ये चेक करने के लिए बैंक चाहती है आपसे कि आप टोटल करंट असेट का 75% तक आप बैंक से फाइनेंस करवा लो, लेकिन मिनिमम 25% आप खुद से ही लो। आप अपने खुद के फंड से लो। खुद का फंड कौन सा हो गया? आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो बैंक आपसे चाहती है कि भैया आपको यदि 100 रुपीज का जरूरत है, आपका टोटल करंट असेट 100 रुपीज है, तो आप एक काम कीजिए, 75 रुपीज हम लोग देंगे, लेकिन मिनिमम 25% पैसा आपके पास होना चाहिए। 25 रुपीज आपका खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल बैंकों के भरोसे ही बिजनेस चलाओ, ये सही बात नहीं है। तो बैंक आपसे ये चीज चाहती है और बैंक आपके साथ में ये करंट रेशियो भी कंसीडर कर लेती है। और यदि ये 75% से ज्यादा है, आपका 75% से ज्यादा आपने का टोटल करंट असेट का 75% से ज्यादा यदि आपने बैंक से फाइनेंस करा के रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप फाइनेंशियली बहुत पुअर हो। आप इंटरनल, आपके पास में कैश जनरेट नहीं हो रहा है और आपका फाइनेंस लिक्विडिटी बहुत ही स्ट्रेस में चल रहा है। और लो ये दिखाता है, यदि आपका ये रेशियो लो है, मीन्स आप 75% से कम, आप टोटल करंट असेट का 75% से कम यदि आप बैंक से लोन लेते हो, तो इसका मतलब ये दिखाती है कि आपने खुद के फंड से बहुत ही स्ट्रांगली इन्वेस्ट करके रखा है। ये आपका स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ दिखाता है। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ बैंक, जो इंडिया की बैंक है, वो टेंडन कमेटी को रिकमेंडेड करती है। टेंडन मेथड 2 के अकॉर्डिंग यदि 10 लाख से ऊपर के जितने भी लोन रहेंगे वर्किंग कैपिटल के, उसमें ये मेथड यूज किया जाता है कि बैंक आपको मैक्स टू मैक्स
75% ही फाइनेंस करेगी टोटल करंट असेट का। और तो सारे मैक्सिमम परमिजेबल बैंक असेसमेंट होता ही है। उसमें 3-4 चीजें देखा जाता है कि आपका टोटल सेल्स का कितना परसेंट होना चाहिए, आपका नेट वर्किंग कैपिटल गैप कितना होना चाहिए, आपका रियल नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, और 25% ऑफ आपका टोटल करंट असेट। ये चीजें कंपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद में बैंक देखती है कि आपका ग्रॉस सेल्स टू टोटल करंट असेट रेशियो कितना है। तो बैंक इसको क्यों देखती है भैया? बैंक इसको ये देखती है कि आप कितना, 1 रुपए कितना पर रुपीज ऑफ करंट असेट आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हो। मतलब 1 लाख रुपए का आपने करंट असेट यूज किया है, उसके पीछे आप कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हो। ये रेशियो जितना हाई होता है उतना ही आपका स्ट्रांग दिखाता है। इससे पता चलता है कि आपने सफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेंट्री किया है, आपने रिसीवेबल अच्छे से मेंटेन किया है, और अदर शॉर्ट टर्म असेट भी आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। ये रेशियो यदि कम है, सीधी बात है ना यार, आप करंट असेट 1 लाख रुपए का लगा के बैठे हो, और उसके ऊपर यदि आप 50,000 का सेल्स कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा ठीक कर रहे हो। लेकिन आप वैसे ही उसके कंपेयर में 10,000 का सेल्स जनरेट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा भाई आप ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जितना आपके पास में करंट असेट है उतना आप सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो यदि ये लो रह गया तो इसका मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, मतलब आपका माल बिक ही नहीं रहा है, तो इसके लिए तो सेल नहीं बढ़ रहा है ना। या फिर आपका जो रिसीवेबल है उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, आपने पैसा उधार माल उधार में दिया है, लेकिन वो उधारी है ना आपके टाइम पे आ नहीं रही है। तो ये आपका दिखाता है कि पुअर मैनेजमेंट हो रहा है, और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये बैंक के लिए बहुत ही कंसर्न वाली बात है। तो यदि हाई रहा तो बैंक देखेगी कि आपका कैश जनरेट अच्छे से हो रहा है, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, तो आपका अच्छे से हो रहा है। यदि ये कम हो गया तो बैंक के लिए बहुत ही कंसर्न वाला मैटर हो गया। इसके लिए बैंक इसको कैलकुलेट करवाती है। आप देखो, ग्रॉस सेल टू टोटल करंट रेशियो यदि ये 3 से ज्यादा है, मतलब 1 लाख का आपका टोटल करंट असेट है और 3 लाख का आपका सेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो, यदि आपका 200 रुपए क्या बोलते हैं रिसीवेबल है, 200 रुपए आपका इन्वेंट्री है, इसका मतलब 400 रुपए टोटल आपका करंट एसेट है। तो आपका 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 1200 रुपए का आपका सेल्स होना चाहिए। तो 1200 के पीछे आप बोलोगे कि 200 रुपए ही मेरा डेटर के अंदर पड़ा रहता है, इसका मतलब एवरी 2 मंथ के अंदर मेरा पैसा आ जाता है। तो और ऐसे इन्वेंट्री का होगी कि एवरी 2 मंथ से मेरा इन्वेंट्री रिपीटेड होता है, मेरा पड़ा नहीं रहता है माल। ठीक है, और 2% टू टाइम से लेके मतलब डबल और ट्रिपल तक ये एक्सेप्टेबल है। और यदि लेस देन 2 है, इसका मतलब आपका बहुत ही स्लो है, आपका ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, आपका माल है ना बहुत धीरे धीरे बिक रहा है, आपका पूरा साइकिल पीरियड है वो बहुत लॉन्ग है, आपका डेटर है वो टाइम पे पैसा दे नहीं रहा है। ये चीजें शो करती है बैंक को। देखो, इधर दिखा दिया कि मैं इन्वेंट्री है आपका 4 टाइम्स होना चाहिए। मतलब यदि 400 रुपए का इन्वेंट्री है, इसका मतलब आपका 1600 रुपए तक सेल्स है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इन्वेंटरी टाइम आप कैसे निकाल सकते हो कि ग्रॉस सेल्स इनटू आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, डिवाइडेड ग्रॉस सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट रेशियो। तो आपका पता चल जाएगा कि इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है। रिसीवेबल का है, रिसीवेबल आपका 90 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, इन्वेंटरी आपका 120 डेज से ऊपर पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका अच्छा माना जाता है, जैसे कि अरविंद कर रहा है, जैसे कि वर्धमान कर रहा है, और वेल स्पन भी इसी रेफरेंस पे कर रहा है। और उन्हीं सब का रेफरेंस देके मैंने 90% रिसीवेबल के लिए डिसाइड किया और 120 डेज इन्वेंट्री के लिए किया है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू नेट सेल्स इसके लिए देखा जाता है कि रियल में बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी क्या कमा रही है।
कंपनी एवरी 1 रुपीज के सेल के ऊपर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कमा रही है, रिटर्न ऑन सेल्स कितना है। क्योंकि जो आपका पहले मैं बता दूं, ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यदि आपका एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट जनरेट होता है, जैसे कि आपने कोई असेट सेल आउट किया था, तो उससे प्रॉफिट है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट तो हो गया, तो वो ईबीआईटी के टाइम पे आपके ईबीआईटी में तो ऐड हो जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट केवल बिजनेस को ऑपरेट करने से जितना प्रॉफिट आपको आता है, जो मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेगमेंट है आपका, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको ही आप प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन बहुत से केस में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम हो जाता है। उसका केवल एक ही कारण है कि आपका बिजनेस ऑपरेशन के अलावा आपके कोई भी इनकम नहीं था, और या कोई भी खर्चा ऐसा नहीं था, कोई भी लॉस ऐसा नहीं था। इसके कारण आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी सेम हो जाता है। तो इसका निकालती है बैंक कि भाई कितना आपका आ रहा है। ये 10% से ज्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 7 to 10% भी आपका एक्सेप्टेबल माना जाता है, और 7% से कम है तो ये भाई स्क्रूटनी का पार्ट हो गया कि अदर एस्पेक्ट भी बैंक चेक करेगी, कि अदर चीजें भी बैंक को चेक करना पड़ेगा। अब मैंने सेगमेंट वाइज ऑब्जर्वेशन किया है कि स्पिनिंग यूनिट है उसका 8 to 10% अच्छा है, गारमेंट यूनिट का 10 to 12% अच्छा है, होम टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल का 14 to 18% अच्छा माना जाता है। उसके बाद में निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ, इससे आपको पता चलता है कि जो खुद के फंड से कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है ओनर के फंड से। क्योंकि टेंजिबल नेटवर्क कौन सा हो गया, जो ओनर का खुद का फंड है, जो कि टेंजिबल है, उसके फंड से कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये शो करती है कि बाहर का यदि लोन वगैरह नहीं रहता तो कंपनी कितना पैसा कमा सकती थी, वो चेक किया जाता है। और फिर बाहर के फंड के ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है, ये पता चल जाता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, कंपनी को कितना फाइनेंस और कर दिया जाए जिससे ये बेस्ट लेवल पे रहेगी। 30% से ये ज्यादा होता है तो एक्सीलेंट माना जाता है, 20 to 30% हेल्दी माना जाता है, और 10 to 20% इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है, और 10% इसको वीक पोजीशन पे लिया जाता है। और हम लोग देखते हैं वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद और वेलस्पन, मोस्ट ऑफ, क्योंकि यही बड़ी कंपनी है इसके लिए मैंने इन्हीं का डेटा उठाया है। तो आप देखोगे, आप 20 और 21 को छोड़ दीजिए, 22, 23 और 24 को देखिए। देखो, वर्धमान है वो नियर बाई आपका देखोगे 12% के आसपास है, अरविंद है वो नियर बाई 7% है, जिसको आप बोल सकते हो कि वो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है। और इसका भी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 6% पहले था, 7% और 7.1, तो ग्रेजुअली वेलस्पन थोड़ा सा ठीक कर रही है। तो वर्धमान अच्छा दिखा रही है, वेलस्पन दिखा रही है कि ग्रेजुअली वो इम्प्रूव कर रही है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और अरविंद का भी ठीक ठाक है, तो ये हमें देखने को मिला। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ग्रॉस फिक्स्ड असेट रेशियो दिखाया जाता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि भाई फिक्स असेट से आप कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। ये आपका बैंक निकालती है कि भाई फिक्स असेट आपका और बढ़ा दिया जाए तो कितना प्रॉफिट आप और कमा लोगे। तो 25% से ये ज्यादा है तो एक्सीलेंट, 15 to 25% हेल्दी माना जाता है, 10 to 15% एक्सेप्टेबल है, 10% से यदि कम है तो ये स्क्रूटनी के लायक बच गया है कि इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर से मैंने वही तीनों कंपनियों का डेटा लिया है, फर्स्ट 2 ईयर का छोड़ दीजिए क्योंकि वो कोविड इम्पैक्टेड थे। 22, 23, 24 को देखिए, देखो वर्धमान का 20, 16, 15 था, बहुत अच्छा है। अरविंद का है 10, 9.59, ठीक ठाक है। और वेल स्पेन का 8, 9, 10, जो कि ग्रेजुअली इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई भी डेटा यदि इंप्रूव होता मिले तो वो बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है।
फिर हम लोग बात करते हैं नेट सेल्स टू टीटीए रेशियो, टोटल टेंजिबल असेट रेशियो। टेंजिबल असेट के ऊपर कितना सेल्स जनरेट किया जा रहा है, ये बैंक चेक करती है, क्योंकि इससे पता चलता है बैंक को कि कितना इन्वेस्ट ये यदि टेंजिबल असेट में और करेगी तो कितना असेट ये बढ़ा सकती है, यदि मार्केट एक्सपेंशन के लिए इसके पास में जगह बची है तो। इसका हम लोग देखते हैं, पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया था कि ये 1.5 से ज्यादा का है, मतलब 1 रुपए के एसेट पे 1.5 रुपए का 1 रुपये का टेंजिबल असेट के ऊपर 1.5 रुपीज का यदि सेल्स कर रही है तो वो ठीक माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। 2 से ऊपर, मतलब 1 रुपए के पीछे 2 रुपए का सेल्स कर रही है, 1 रुपए का टेंजिबल असेट है और कंपनियां ना 2 रुपए का सेल्स कर पा रही है अपने प्रोडक्ट का, तो ये तो बहुत एक्सीलेंट है। 1.5 से 2 हेल्दी है, 1 पॉइंट से लेके 1.5 तक एक्सेप्टेबल है, और लेस देन 1% है, 1 है, मतलब 1 रुपए के टेंजिबल असेट पे हम लोग 1 रुपए का प्रोडक्ट भी बना के नहीं बेच पा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। तो ये अपना स्क्रूटनी के लायक है। अब बैंक ये भी चेक करती है कि इन्वेंट्री रिसीवेबल टू नेट सेल्स, मतलब कितने दिन में हमारा इन्वेंट्री और रिसीवेबल पड़ा रहता है। तो ये जर्नली देखा गया है, इन दोनों का 150 दिन से लेके 250 दिन के बीच में होल्ड होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि इन्वेंट्री है वो 90 डेज से लेके 150 तक ठीक ठाक है, और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 डेज से लेके 60 डेज तक का ठीक माना गया है। और अच्छा हम लोग बोलें तो 120 दिन से लेके इन्वेंट्री और रिसीवेबल टू नेट सेल्स 210 तक ठीक है। और यदि वो 100 to 200 है तो ये दिखाता है कि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है। यदि एक्सपोर्ट यूनिट है तो उसका आपका थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड रहेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होता है। अब कंपनी देखती है कि 180 दिन से कम है यदि इन्वेंट्री और रिसीवेबल टू सेल्स, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाता है। 180 से लेके 210 दिन तक ये माना जाता है कि एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है। और 210 दिन से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, या फिर आप रिसीवेबल से टाइम पे पैसा लेने में अनेबल हो। तो ये रही अपनी इन्वेंट्री टू रिसीवेबल, इन्वेंट्री टू नेट सेल्स। अब इन्वेंट्री टू नेट सेल्स, इन्वेंट्री टू नेट सेल्स हम लोगों ने पहले देख ही लिया कि 90 टू 120 डेज ठीक है। यदि कॉटन स्पिनिंग मिल है, गारमेंट है तो 60 टू 90 डेज ठीक है। इंटीग्रिटी टेक्सटाइल यूनिट है तो उसका 100 टू 150 डेज ठीक है। और फास्ट फैशन है, मतलब बार बार यदि चेंज हो रहा है, या रिटेलर है तो उसका 45 डेज टू 75 डेज ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये डेज निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये डेज कैसे निकालते हैं। आप इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 डेज से, डिवाइडेड कर दीजिए नेट सेल्स को, तो आपका ये डेज निकल जाएगा। ऐसे ही ऊपर का जो मैंने बताया था, इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल टू नेट सेल्स, तो आप इन्वेंट्री और रिसीवेबल उन दोनों को प्लस कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 365 से, और डिवाइडेड कर दीजिए नेट सेल्स से, तो आपका डेज आ जाता है कितना डेज आपका होल्डिंग पीरियड है। ठीक है। आपको ये अच्छा करना चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ओवर स्टॉकिंग या स्लो मूविंग गुड्स है, या कोई प्रोडक्शन प्लानिंग में कोई फेलियर है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तो आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है। अब आपको रिसीवेबल टू ग्रॉस सेल्स, रिसीवेबल टू ग्रॉस सेल्स भी आपका यही देखा जाता है, कितने दिन में पैसा आपका आ जाता है। ये बैंक को जानने के लिए जरूरत होता है, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल ये आपको प्रोवाइड कर रही है। लोअर रिसीवेबल डेज है तो इसका मतलब फास्टर कलेक्शन हो रहा है, जो कि आपका स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी को शो करता है। और यदि आपका ज्यादा दिन ले रहा है रिसीवेबल, तो इसका मतलब आपका लोअर लिक्विडिटी है। तो टिपिकली रेंज ये 60 टू 90 डेज है। यदि बहुत अच्छा कर रही है तो 45 टू 60 डेज, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिसका इंटरनेशनली पेमेंट आता है, तो वो 90 डेज टू 120 डेज भी आप उसको खींच के लेके जा सकते हो। प्रैक्टिकली वो 60 डेज से ज्यादा नहीं होता है मोस्ट ऑफ टाइम, और उसका फाइनेंस तो कंपनियां करवा ही लेती है। ये था मेरा स्टडी।
पूरा सीएमए डेटा रेशियो के ऊपर। लास्ट वन आप देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर टू परचेज। ये भी कैसे निकालेंगे आप? जो सन्ड्री क्रेडिटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 डेज से और डिवाइडेड कर दीजिए परचेज से। आप देखोगे गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आप 60 to 90 डेज ये अच्छा माना जाता है। स्पिनिंग मिल है तो इसको 30 to 60 डेज अच्छा माना जाता है। और कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट है तो 45 to 75 डेज माना जाता है। इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इसको इम्प्रूव करने का खाली एक इलाज है, क्रेडिटर को बोलो, जो सप्लायर है उनको बोलो यार थोड़ा सा क्रेडिट और दो। यदि आपको 60 डेज कर रहा है दे रहा है तो उसको बोलो कि 90 डेज में पैसा देंगे। आप मान जाओ यार, 90 डेज से पैसा ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना कहीं आप रेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करो करो नहीं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये थे सारे मेरे रेशियो। जितने भी हम लोगों ने सीएमए डेटा के अंदर रेशियो कैलकुलेट किया था, वो सारा का सारा मैं आपको इधर बता चुका हूँ कि आपको कितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपका ठीक ठाक माना जाएगा, आपका कितना टोटल करंट असेट से आपका खुद का कितना फंडिंग होना चाहिए, बैंक आपको क्या बोलता है, कितना बैंक फाइनेंस कर सकता है मैक्सिमम, आपका टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है वो आपके कंपेयर टू खुद के जो फंडिंग है उससे कितना ज्यादा हो सकता है, कितना टाइम हो सकता है, ये सब चीजें बैंक चेक करती है। ये था पूरा का पूरा एनालाइज। इसमें मैंने पूरा ट्राई किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। मैंने जहां पे जरूरत थी, जो इम्पोर्टेंट रेशियोज थे, उसमें ना बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी टेक्सटाइल की, उनका एग्जाम्पल भी लिया है और मैंने रियल डेटा को फेच किया है। मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। 3 to 4 ईयर के आसपास मैंने डेटा एनालाइज किया है। उसी के बेस पे मैंने आपको बताया है कि आज का सिनेरियो क्या बोलते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा, ये रेशियो आपने पढ़ा ही होगा, 100% आपने बीकॉम एमकॉम या प्रोफेशनली पढ़े होंगे। उसमें आइडियली जो रेशियो बताया हुआ है वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है इससे, क्योंकि वो पास्ट डेटा बहुत पुराने सालों का उन्होंने कंसीडर किया होगा। मैंने जो करंट सिनेरियो चल रहा है जो लास्ट 3 to 5 ईयर के आसपास का है, लेकिन मैंने कोविड के पीरियड को उससे अलग कर दिया है, क्योंकि वो एक अलग ही पिक्चर शो होती थी, इसके लिए मैंने उस डेटा को हटा दिया है। तो ये सब मैंने उन्हीं के बेस पे कैलकुलेट किया है। मैं आप लोगों से यही होप कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप पर्पज पता लगा लोगे कि बैंक रेशियो एनालाइज क्यों करवाती है, और आप इंपॉर्टेंस समझ पाओगे कि हम लोगों ने रेशियो एनालाइज का जो चैप्टर पढ़े थे, 12th में पढ़ा होगा या बीकॉम में पढ़ा होगा या एमकॉम में पढ़ा होगा, या आप प्रोफेशनल रहे होंगे तो आपने कोई भी तरीके से पढ़ा होगा इसको, तो उसका यूजेज किधर है? आप फाइनेंशियल पोजीशन में हो, कंपनी में एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर वर्क कर रहे हो, या बैंकिंग और फाइनेंस को देख रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन रेशियो के बारे में आपको इन हार्ट हो, आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि ये रेशियो कितने के आसपास मेरी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा बता रहा है, क्योंकि इन्हीं सब के बेस पे आपका कैश क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग वगैरह सैंक्शन होता है। तो ये था फुल ऑन पैकेज ऑन फाइनेंशियल डेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में लेके आऊंगा एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी का डेटा, जिसको हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उसका लिक्विडिटी देखेंगे, उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि कैसा है। तो उससे आपको प्रैक्टिकली थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले दिख जाए, आपको एक्सेस करने में इजी हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो फ्रेंड हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पहले आप खुद देखिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसको रेफर कीजिए।
और लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में क्या बेनिफिट्स होंगे या हो रहा है, आपको ये पता चलेगा ही। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट, सपोर्ट बनाई रखिए। थैंक यू अगेन।